फ्रेंड्स, ये जो ब्लड सैंपल कलेक्शन के वायल्स हैं जिनके टॉप्स अलग अलग कलर्स के हैं, ये कोई एस्थेटिक्स के पर्पज से नहीं है, ये कोई सौंदर्य प्रसाधन के लिए नहीं है या ये कोई फैशन के लिए नहीं है। इनका एक पर्पस है। हर अलग अलग कलर के जो वायल्स हैं इनमें अलग अलग टेस्ट के सैंपल्स लिए जाते हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस कलर के टॉप वाले वायल में हम किस टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये रेड कलर के कैप वाले वायल की बात करेंगे। ये प्लेन वायल कहलाता है और क्लॉट एक्टिवेटर वायल भी कहलाता है। इसके अंदर क्लॉट एक्टिवेटर होता है, सिलिका होता है। अब होता यह है कि जिस चीज के लिए, जिस टेस्ट के लिए हमें केवल सीरम की जरूरत होती है तो हम उसे क्लॉट एक्टिवेटर वाले वायल में लेते हैं। जैसे कि जो जनरल बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट है हमारे, LFT, RFT और भी जो रेगुलर टेस्ट होते हैं हमारे, वो सारे हम इन्हीं में कलेक्ट करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वायल्स यूज्ड। तो ये इसमें क्लॉट एक्टिवेटर सिलिका होता है। हम जैसे ही इसमें ब्लड लेते हैं, हम इसको थोड़ी देर रखते हैं तो इसमें ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और फिर उसके बाद हम इसे सेंट्रीफ्यूग करते हैं। तो जब हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो ऊपर जो भी चीज निकलती दैट इज सीरम। नाउ व्हाट इज सीरम? सीरम इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड माइनस सेल्स एंड ऑल्सो माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्योंकि सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लॉट बनाने में इस्तेमाल हो गए। तो ऊपर जो बचा वो जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसमें ना ही सेल्स है और ना ही क्लॉटिंग फैक्टर्स है। हम इस प्लेन वायल को या क्लॉट एक्टिवेटर वायल को सीरोलॉजी में भी यूज करते हैं। मतलब जो भी हमें सीरम में एंटीबॉडी, एंटीजेंस वगैरह देखने हैं वो भी हम इसी में करते हैं। तो सीरम के सारे टेस्ट हम प्लेन वायल से ही करते हैं। सेकेंड होती है हमारी EDTA वायल। अब EDTA वायल का कलर, इसके कैप का कलर लेवेंडर कलर होता है। पर्पलिश कलर दिख रहा है, इसको लेवेंडर कलर बोलते हैं। इसके अंदर एंटीकोएगुलेंट होता है EDTA। तो अब जब इसके अंदर हम ब्लड लेंगे, इसमें पहले से ही EDTA मौजूद होता है, हम उसको जेंटली मिक्स कर लेंगे 7-8 बार, तो एंटीकोएगुलेंट अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ब्लड में एंटीकोएगुलेंट्स मिक्स होने से ब्लड कोएगुलेशन नहीं होगा। तो ये सैंपल से हम क्या टेस्ट करते हैं? हम CBC इससे करते हैं, PS फॉर कमेंट इससे कर सकते हैं, हम HbA1c भी इसी से करते हैं और हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम HPLC में करते हैं उसका सैंपल भी इसी से लेते हैं। EDTA वायल्स 2 टाइप की होती है, K2 टाइप की और K3 टाइप की। जनरली ये K3 टाइप की जो सामान्य टेस्ट होते हैं CBC वगैरह जो हम रूटीन में करते हैं उसके लिए हम K3 टाइप की ही यूज करते हैं। लेकिन जो K2 वाली वायल्स होती है, K2 EDTA वायल्स होती है, वो हम ब्लड बैंकिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि K2 EDTA में सेल की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो अच्छे से प्रिजर्व्ड होती है, इसलिए हम वो उसमें उनका ही इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। एक बात और, यदि हमने इसमें अच्छे से एंटीकोएगुलेंट के साथ मिला दिया ब्लड को और फिर इसे सेंट्रीफ्यूज किया, तो जो ऊपर आएगा वो सीरम नहीं होगा, दैट विल बी प्लाज्मा। इसका मतलब ये है कि सेल्यूलर पार्ट्स तो ब्लड के सारे नीचे आ जाएंगे, लेकिन ऊपर सीरम के अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रहेंगे। तो सीरम प्लस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू प्लाज्मा। तीसरा होता है ये ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का वायल कैप, इसको बोलते हैं हम सोडियम साइट्रेट वायल। ये हम कोएगुलेशन प्रोफाइल के लिए PT, APTT, D डाइमर एक्सेट्रा करने के लिए करते हैं। इसमें EDTA नहीं होता है, इसमें एंटीकोएगुलेंट के रूप में 3.2% सोडियम साइट्रेट होता है। अब इसकी क्या विशेषता है? हम सोडियम साइट्रेट ही कोएगुलेशन प्रोफाइल में क्यों यूज करते हैं, EDTA क्यों यूज नहीं करते? EDTA इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि EDTA जो क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ है वो इरिवर्सिबली बाइंड करता है। तो इरिवर्सिबली जब बाइंड हो जाएगा तो हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को सही तरीके से मेजर नहीं कर पाएंगे, हम क्लॉटिंग एक्टिविटीज को सही तरीके से मेजर नहीं कर पाएंगे और कोएगुलेशन प्रोफाइल हम ठीक तरीके से आकलन नहीं कर पाएंगे। इसमें सोडियम साइट्रेट होता है, जो भी एंटीकोएगुलेंट है, जो भी कोएगुलेशन फैक्टर्स से बाइंड करता है, बट वो रिवर्सिबली बाइंड करता है। प्लस इसके साथ यहाँ पर एक मार्क बना होता है, आप देखिए ये मार्क बना है, ये ब्लैक होल। हमको कभी भी सैंपल लेना है तो इस मार्क तक भरना है। जब हम इस मार्क तक ब्लड का सैंपल भर लेते हैं तो ये टिपिकली 9:1 रेशियो में होता है, यानी कि 1 रेशियो होता है ये इस 3.2% सोडियम साइट्रेट का और 9 पार्ट्स होते हैं ब्लड के। तो हम फिर उसे अच्छे से जेंटली शेक करते हैं, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हमारे कोएगुलेशन प्रोफाइल के लिए, जो कि EDTA वायल में पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ध्यान बस ये रखना है कि हमें इस मार्क तक ध्यान से भरना है, ना इस मार्क से कम ना इस मार्क से अधिक। उसके बाद आती है हमारी
ये हेपेरिन वाइल, जिसका कैप ग्रीन कलर का होता है। हेपेरिन वाइल दो टाइप की होती है, एक लिथियम हेपेरिन, दूसरी सोडियम हेपेरिन। अभी हम लिए हैं लिथियम हेपेरिन। ये आर्टीरियल ब्लड गैसेस के लिए हम यूज करते हैं, एबीजी के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। एक और वाइल हम देखते हैं जो कि ग्रे कलर की होती है, देखिए स्लेटी कलर की ग्रे कलर की कैप की वाइल है, ये होती है फ्लोराइड वाइल्स। तो हमें जब भी ब्लड ग्लूकोज करना है तो सबसे अच्छी वाइल होती है हमारे लैब्स के लिए ये फ्लोराइड वाइल, क्योंकि जो फ्लोराइड इसके अंदर होता है वो जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को रोकता है, इनोलेज नाम की एंजाइम पर ये एक्ट करता है। और जब हम इन वाइट्रो में रखे रहते हैं सैंपल, मान लीजिए 2-4 घंटे रखा हुआ है, तो वो सैंपल में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो यूज्ड अप ना हो जाए एंजाइम्स के द्वारा। अगर क्योंकि वो यूज्ड अप हो जाएगा तो हमारी जो शुगर की रीडिंग आएगी, ग्लूकोज की जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी, इसलिए हम ब्लड शुगर के लिए फ्लोराइड वाइल यूज करते हैं। दूसरा, हम ब्लड में अल्कोहल के लेवल के लिए भी ये सोडियम फ्लोराइड वाइल ही इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास वाइल है, ये येलो कैप की वाइल है, इसके अंदर क्लॉट एक्टिवेटर होता है और जेल भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम हार्मोन्स के लिए, खासतौर पे थायराइड T3, T4, TSH और कार्डियक ट्रोपोनिन्स आदि के लिए इस वाली वाइल को इस्तेमाल करते हैं। ये जो जेल होता है ये सेल्स और सीरम को बहुत अच्छे से बिल्कुल सेपरेट कर देता है, तो ये हार्मोन्स के लिए बेस्ट है, T3, T4, TSH, कार्डियक ट्रोपोनिन्स एक्सेट्रा के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि ये कोई एस्थेटिक पर्पस से या अलग अलग कलर्स के स्केच पेन की तरह, ये पिचकारियों की तरह नहीं होते। ये वॉइल, इन वॉइल्स का कलर का एक कोड होता है, उनका पर्पस होता है, और हमें ये पर्पस मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।